देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है ये पूरे विश्व में अपने तरीके से अनोखा लोकतंत्र है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान ने लोगों को बहुत पर्याप्त अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों के माध्यम से यहाँ का लोकतंत्र, मैं ऐसा मानती हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे सशक्त लोकतंत्र था, है। पर वर्तमान स्थिति में जो लोकतंत्र की मजबूती आनी चाहिए और जिस लोकतंत्र का इतिहास भारत का गौरवान्वित इतिहास था, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूमिल पड़ रहा है। भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये संविधान में लिखित हैं। मीडिया अपने आप को स्वघोषित चौथा स्तंभ कहता है कि हम नहीं हैं तो लोकतंत्र की बिल्डिंग संपूर्ण नहीं कहलाएगी। आप मानती हैं कि क्या लोकतंत्र के विकास में भारत का मीडिया अपनी सही भूमिका निभाता है? देखिए, ये सही बात है कि संविधान में हमारे पास 3 स्तंभ हैं, पर अघोषित रूप से ये चलन में है कि प्रेस जो है चौथा स्तंभ है। और भारत की यदि आज़ादी का इतिहास देखा जाए तो उसमें मीडिया की जो भूमिका थी, उस परिवेश में, उस काल में, अंग्रेज़ों के गुलामी के दौर में जिस तरीके से मीडिया ने भारत की जनता की जो समस्या है उनको सामने लाया, पब्लिक के लोगों के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, एक पन्ने में बांट करके या किसी और तरीके से भी मीडिया काम करता था। वो तो कमल के फूल और रोटी, इसके माध्यम से भी संदेश भेजने के जो चलन में थे पुराने समय में। वो समय भी था जब नया पत्रकारिता वालों ने देश के इतिहास को बदलने की कोशिश की, भारत को आज़ाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और उस ज़माने से लेकर के 2014 के पहले तक का मीडिया की यदि भूमिका की बात करें तो वास्तव में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया काम करता दिख रहा था। परंतु 2014 के बाद से हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब यदि कहा जाए कि मीडिया सशक्त चौथा स्तंभ है तो ऐसा कहना अलग चीज़ है, पर वास्तव में आज पूरे देश की जनता को दिख तो नहीं रहा है कि वास्तव में सशक्त चौथा स्तंभ है। मीडिया के इस लड़खड़ाने की वजह आप किसको मानती? पूरी तरीके से जो वर्तमान एनडीए सरकार है, इन्होंने जिस तरीके से मीडिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है और वो हम दो और हमारे दो के तर्ज पर जो चलते हैं, जनता के किए वादों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं और उनके जो अमीर दोस्त हैं उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया हाउसेस को कब्जा कर रखा है। तो मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि आज का मीडिया में पत्रकार की जो भूमिका है, पत्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर भी रहे होंगे, क्योंकि अब पत्रकारिता 2 तरह की हो गई है। एक जो लिखित पत्रकारिता, जो पेपर हुआ करते थे, अब एक दौर मीडिया का आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का। इन सब चीज़ों में यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरीके से निष्पक्ष तो नहीं दिखता है। जो अपनी लिखित पत्रकारिता है, पेपर हैं, समाचार पत्र हैं, पुस्तिकाएं हैं, इन सब में फिर भी पत्रकारों की अपनी जो भूमिका है वो उसका क्रियान्वयन कहीं ना कहीं करते दिखाई देते हैं और एक हद तक ही वो अखबार या समाचार या पेपर या पुस्तक, ये सारे चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यदि आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 13 भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निष्पक्ष होंगे। गिनती के 2-3 मीडिया हाउस दिखते हैं जो जनता को ज़मीनी हकीकत और सरकार की गलतियों की पोल खोल करके समाचार दिखाते हैं, वरना बाकी सब मीडिया हाउसेस सरकार की केवल ब्रांडिंग करने के लिए उपयोग हो रहे हैं। मैम, चुनाव जब होते हैं तो चुनावों से पहले और चुनावों के बाद
प्री पोल सर्वे और पोस्ट पोल सर्वे, वोटर का हिसाब, राजनेताओं के किए हुए कार्यों का लेखा जोखा मीडिया बड़े जोर शोर से दिखाता है। तो आपको लगता है कि क्या उस वक्त चुनावों में जनमत को प्रभावित करने में मीडिया की ये जो भूमिका होती है वो मतदाताओं को कहीं प्रभावित करती है कि वो किसको वोट डालें या किसको ना दें? निश्चित रूप से ये पहले जो ये सर्वे होते थे, जब तक चुनाव आयोग का बैन नहीं हुआ है इन पर, उसके पहले की स्थिति की बात करें तो फ़र्क तो पड़ता है। और पूरे देश का जब चुनाव हो रहा हो और यदि ये जो सर्वे यदि 0.05% को भी यदि प्रभावित करते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है। आप पूरा जो चुनाव है 0.2%, 0.3%, 0.4% पे तो परिणाम इधर से उधर हो जाते हैं। तो यदि ये मीडिया हाउसेस इतने बड़ी संख्या को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं तो उसका फ़र्क तो पड़ता था, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। और पूरा एक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी है और मीडिया हाउसेस भी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत लोगों से मिलना, उनकी ब्रांडिंग करना या सामने वाले को नेगेटिव दिखाना, यही काम करने लग गए हैं। इसलिए जो मीडिया हाउसेस पर निर्वाचन आयोग की बाद में जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो शिकायतें हुई और इस पर बैन लगा है कि अब आप रिज़ल्ट के पहले प्री पोल सर्वे नहीं दिखा सकते हैं, तो इसका भी फ़र्क पड़ता हुआ लोगों को दिखा है। मीडिया के उठाए हुए कुछ ऐसे विषय आपको अगर याद हैं तो आप ज़रूर बताएं कि मीडिया की वजह से कभी विधायिका ने अपने फैसले को वापस लिया हो या कार्यपालिका ने अपनी किसी एक्शन प्लान को चेंज किया हो या न्यायपालिका ने मीडिया की वजह से किसी मामले में स्वतः संज्ञान लिया हो या कोई फैसला दिया हो? नहीं, देखिए, ये तो आपका जो क्वेश्चन है कि बहुत ब्रॉड है और इसके लिए तो मुझे याद करके बताने की नौबत आएगी। परंतु मीडिया हाउसेस की जो भूमिका यदि आप कहें तो जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद पूरे देश में एक वेव बनी थी महिला सुरक्षा को लेकर के, फिर एक कानून भी बना है, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जो आपके 2009 के चुनाव के बाद में जो यूपीए गवर्नमेंट की कंप्लेंट करने में मीडिया हाउसेस का उपयोग एनडीए गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा किया गया, एक पूरा भीड़ तंत्र को प्रायोजित करके कार्यक्रम कराए गए। अन्ना हजारे जी उसमें आंदोलन में आए, केजरीवाल उस आंदोलन की उपज से निकल करके आए। तो ये उस समय तो ऐसा लगता था कि लोगों के प्रेडिक्शन होता था कि साहब ये तो दूसरे गांधी हैं। और आप लोगों को भी शायद याद होगा कि अन्ना हजारे को दूसरा गांधी कहा जा रहा था। अब आज बताए वो जनता कि वो दूसरा गांधी कहाँ सो रहा है। तो किसी को नहीं मालूम है कि जब 6-6 महीने से किसान बॉर्डर पर लगे हुए हैं काले कानूनों का विरोध करने के लिए, तो ये मीडिया हाउसेस भी पूरी तरीके से लापता है। एक समाचार नहीं छप रहा है, सरकार के विरोध में कोई लिखना नहीं चाह रहा है या लिखते होंगे तो रोक दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी तरीके से गायब हैं। तो ये तो मीडिया हाउसेस की भूमिका रहती है। ऐसे कई मामले हैं, वो अब आपके रिसर्च का मैटर है। मैम, मीडिया को कहा जाता है कि शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन शासन की ये योजनाएं क्या समाज के निचले छोर तक बैठे लोगों तक पहुंचाने में मीडिया सफल है? देखिए, जनसंपर्क जो विभाग है सरकार का, उसका काम होता है कि शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रिंट मीडिया, ब्रोशर, पॉम्पलेट ही हों। आजकल तो छोटे छोटे से शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती है, मूवीज़ बनाई जाती है, सोशल मीडिया में अलग डाले जाते हैं, फिल्म हॉल में भी दिखाए जाते हैं, ताकि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को पता चले। और ये भूमिका जो जनसंपर्क करता है, वो जनसंपर्क भी शासन के फंड का यूज़ करवाते हैं, मीडिया हाउसेस उसको छापते हैं। और वही मैंने कहा ना कि यदि आप कहेंगे कि आप 100% जनता को बता देते हैं तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि जनता की उसमें
कितनी इच्छा है उसके बारे में अवेयरनेस की, ये भी एक बहुत फ़र्क पड़ता है। परंतु लोगों को मालूम तो होता है, क्योंकि जनसंपर्क जब अपने तरीके से काम करता है तो कोई छोटे मोटे स्टेट के कार्यक्रम हैं या कोई और कार्यक्रम है, वहाँ पर भी बैनर, पोस्टर, फ्लैग्स करके, तो आम व्यक्ति उसको पढ़ करके उत्सुकता हो सकती है, बच्चों के रोजगार के संबंध में हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के माहौल के बारे में हो सकती है, किसी भी विषय पर हो सकती है। तो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए मीडिया की एक भूमिका तो रहती है। मैम, मीडिया के 3 उद्देश्य जो पत्रकारिता के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं वो है सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। उन्हीं किताबों में बताया जाता है कि मीडिया जन सरोकार ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में मीडिया को कुछ पक्षकारी कहते हैं, कुछ पत्तलकारी कहते हैं, लेकिन मीडिया का तो जनपक्षी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये विपक्ष में ही भूमिका निभाना चाहिए, स्थायी विपक्ष होता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, आज की तारीख में यदि पूरी तरीके से कहा जाए तो जो आप कह रहे हैं ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड आपने कहा, इससे भी बहुत घटिया शब्दों का उपयोग अब मीडिया पत्रकारिता के लिए होने लग गया है। और यदि आप देखें तो 2014 से जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, पूरे विश्व में शायद पहला नेता होगा हमारा प्रधानमंत्री जिसने आज तक कभी मीडिया से 1-to-1 फेस अप करके पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उल्टा इस सरकार के सारे मंत्री से लेकर के सारे लोग जब किसी मुद्दे पर विपक्ष उनको घेरता है तो वो विपक्ष से सवाल करने के बारे में मीडिया को पीछे छोड़ देते हैं, और पूरा मीडिया हाउसेस विपक्ष से सवाल करता है, और जो सत्ताधीन है, सत्ता पक्ष है, उनसे सवाल करने में कतराने लगा है या प्रायोजित है, नहीं पूछना चाहते हैं, या उनका खर्चा वहाँ से चल रहा है, या उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी आप कह सकते हो उसके लिए। पर आज की तारीख में भारत में जो पत्रकारिता हो रही है वो मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में ऐसी पत्रकारिता कहीं कोई कर रहा होगा। मैम, आज़ादी के आंदोलन के समय तमाम बड़े आंदोलनकारी पत्रकारिता जगत से ही निकले। उस समय उनका ध्येय था कि भारत को आज़ादी दिलानी है विदेशी शासन से। जब 1947 में आज़ादी मिल गई तो पत्रकारिता को ध्येय बनाया गया कि अब राष्ट्र निर्माण करना है। पत्रकारिता के जरिए राष्ट्र निर्माण की बात हुई। मौजूदा वक्त में मीडिया राष्ट्र निर्माण कर रहा है या राष्ट्र को खंडित कर रहा है? बहुत सही सवाल आपने किया है। यदि आप देखा जाए तो राष्ट्र खंडन में उपयोग होता ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आज़ादी के पहले हमारे देश में हिंदू मुसलमान की भावना नहीं थी। 1947 में आज़ाद होने के समय ज़रूर ये हमारे यहाँ एक नींव पड़ी कि आप पाकिस्तान चले गए, वो आधे मुस्लिम कुछ यहाँ रह गए, कुछ हिंदू वहाँ रह गए। फिर भी 1947 से लेकर के 2014 तक के हमारे यहाँ सामाजिक सद्भावना और हमारे जो संविधान का जो प्रीएम्बल है वो इस्टेब्लिश था। कोई व्यक्ति किसी को ये नहीं कहता था कि तू हिंदू है और तू मुसलमान है, इसलिए दंगे फसाद या लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें नहीं थी। परंतु जब से 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से ये हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, इस तरीके की फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, उन्होंने फूट डाला था कि आपस में लड़ा करके उन्होंने तो देश को बंटवारा करा दिया। परंतु अब जो हमारा अखंड भारत है उसको खंड खंड और टुकड़े टुकड़े करने का काम वास्तव में एनडीए गवर्नमेंट और उनके निर्देशन में मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, और प्रिंट मीडिया जो तथ्यों को नहीं दिखा रही है, उन सब की संयुक्त भूमिका है। आप एक राजनीतिक दल से भी ताल्लुक़ रखती हैं। राजनीतिक दल और राजनेताओं के लिए मीडिया साधन है कि साध्य है? देखिए, दोनों भूमिकाएं हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मीडिया नहीं होगा तो राजनेता अपना पक्ष नहीं रख सकता है। तो साधन तो है ही है और साध्य भी है। बस ये है कि मीडिया हाउस को जो अपनी
चौथा स्तंभ का जो एक पैरामीटर्स था कि फ्री प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कहीं ना कहीं आज गुम हो गई है। अभी हाल फिलहाल में मीडिया पर अंकुश लगाने की बात भी चल रही है, जिसमें सोशल मीडिया को लेकर के नए नियामक भी तैयार हो गए हैं। वैसे ही मुख्य धारा की मीडिया के लिए भी नए पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें पीआरबी एक्ट 1867 में संशोधन करके पीआरबी एक्ट 2020 बना दिया गया है। तो ये जो कदम है सरकार का, वो स्वस्थ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बनाए रखने की तरफ आप देखती हैं, या भारत का जो मीडिया है या भारत का लोकतंत्र है वो धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा की तरफ बदलता है? देखिए, आज की तारीख में यदि हम कहें कि भारत के मीडिया का जो उपयोग कर रहे हैं वर्तमान गवर्नमेंट, वो सिर्फ इस दिशा में कर रही कि कैसे उनके सारे जो कर्म कांड हैं वो लोगों तक पता ना चलें, उनका कोई विरोध ना कर सके। जो सोशल मीडिया पे अभी लगाम लगाने की बात वो कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि इसी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनर्गल पोस्ट डाल डाल करके पूरे देश को भरमाने का काम उन्होंने किया था। और वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो ये एक बूमरैंग की तरह सोशल मीडिया उनको ही हिट करने लग गया। तो एकाएक जिस तरीके से अभी कोरोना काल और फिर आर्थिक मंदी, तो नोटबंदी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर डाला, जीडीपी से लेके सब कबाड़ा। तो इसमें जब वही सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा ना कि स्मार्टफोन 2010-11 से लोगों के पहुंच में आए, उस समय फेसबुक व्हाट्सएप आए, तब लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 130 करोड़ की आबादी में सबके पास स्मार्टफोन नहीं था, पर जितना भी था उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में इसका प्रायोजित तरीके से उपयोग, दुरुपयोग जो भी करना था कर लिया। पर अब जब उनके अक्षमता को टारगेट कर रहा है यही सोशल मीडिया, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के एक गुमनाम कवि से लेकर के हर व्यक्ति जब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है, वायरल होता है, तो उन लोगों को देशद्रोह का मामला बनाने की धमकी मिलती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने फिर उसी सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने का काम किया है। जो अभी हाल में आपने ट्विटर पे देखा, ट्विटर ने कुछ इनके फर्जी लोगों के ऊपर में स्पेशल टैग कर दिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं ट्विटर पे और उस पर, तो अब उनको कंट्रोल में लाने की बात कर रहे हैं। कंट्रोल में लाने के लिए हवाला ये देशद्रोह और फलाना चीज़ों का देते हैं, पर हकीकत ऐसा हो नहीं पा रहा है। वास्तव में सरकार ने न केवल देश में वरंतु संपूर्ण विश्व में भारत की जो छवि है उसको नस्तनाबूद कर दिया है। और यही कारण है कि विश्व का जो मीडिया है वो भारत की इतनी क्रिटिसिज्म कर रहा है। भारत ने जिन देशों को आज़ाद कराया था वो देश आज भारत से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और भारत जो एक विकसित होता राष्ट्र था अब पुनः गरीब राष्ट्रों के समूह में जा गिरा है। तो ये जो हुआ है इसका दोष जहाँ तक यदि देखा जाए तो सरकार को तो है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता की अहम भूमिका है। मीडिया की कुछ खामियां आपने गिनाई, तो मीडिया के कुछ सकारात्मक पक्ष भी जरूर रहे होंगे। पिछले साल 2020 में जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली, तब भारत में जब सब कुछ बंद हो चुका था, सरकार, प्रशासन, अफसरशाही का कहीं अता पता नहीं था, तब पत्रकारों ने सड़क पर निकल करके वास्तविकता को दिखाया, लोगों की परेशानी को दिखाया, खुद भी वो उस परेशानी से जूझे, न पानी था न छाया थी। तो मीडिया ने कोरोना में आप कैसी भूमिका निभाई? देखिए, कोरोना में मीडिया की भूमिका की मैं तो सराहना करूंगी। मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ कि मीडिया ने हमेशा निगेटिव किया, परंतु इसी कोरोना के शुरुआती दौर में जिस तरीके से सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने को लेकर के लॉकडाउन का निर्णय लेने में देर किया, उस मुद्दे को किसी भी मीडिया ने नहीं उठाया।
सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, बहुत सारी बातें करनी पड़ी, परंतु अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन का निर्णय लिया। और उस लॉकडाउन में भी आनन फानन में पूरे देश की ट्रेन एक साथ बंद कर दी गई। किसी मीडिया हाउस ने सवाल नहीं खड़ा किया कि आप एकाएक नोटबंदी की तरह ट्रेन बंद कर देंगे, सारी बसेस बंद कर देंगे, तो मज़दूरों का, गरीबों का क्या हाल होगा। हालांकि गरीबों मज़दूरों की समस्याओं को दिखाया भी उन्होंने, परंतु उस समस्या का समाधान सरकार से नहीं करा पाई मीडिया। केंद्र सरकार को जो मजबूर करना था, उनके मंत्रियों को जो पूछना था, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया असफल रही। हाँ, पब्लिक की समस्याओं को उन्होंने दिखाया, क्योंकि उनको तो ये काम करना ही था। यदि वो नहीं करेंगे तो वो दिखाएंगे क्या? सरकार की चाटुकारिता करते तो नहीं दिखा सकते थे, तो जनता के मुद्दों को उन्होंने दिखाया, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत डिले हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए, भूखे प्यासे नंगे पांव चलते हुए, जो चीज़ें आई पूरे देश में, और जिसके कारण पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हुई। क्योंकि आप जब देश का नेतृत्व करते हैं, देश का कोई नेता, तो उसको दूरदर्शिता से, उसके पास एक सूचना तंत्र होता है, और उस सूचना तंत्र के कारण वो 4 महीने बाद क्या स्टेप होना है, 6 महीने बाद क्या स्टेप होना है, साल भर बाद क्या लेना है, इसका पहले से पूर्वानुमान करते हैं। और उस पूर्वानुमान के आधार पर आपको अपने निर्णय और पॉलिसीज़ करनी होती है। परंतु ये जो हमारा नेतृत्व है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे दुर्दिन लगातार भारत को देखने पड़े हैं। तो भूमिका तो रहेगी। मीडिया को जनता की आंख और कान कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से मीडिया जो मुद्दे उठाता है वो आगे चल के जनता के ही मुद्दे बन जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये मीडिया का अपना मुद्दा है, किसी अखबार का या टेलीविज़न का अपना मुद्दा है, लेकिन देखा गया है कि आगे चल के वही मुद्दा जनता के मुद्दे में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में मीडिया की जो नकारात्मक भूमिका है और सकारात्मक भूमिका के बीच की जो स्थिति है, उसमें मीडिया में सुधार की जो गुंजाइश है वो किस स्तर पर आप देखती हैं? देखिए, मीडिया में सुधार की गुंजाइश में इनके सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए और करना चाहिए, परंतु कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ कि एक पत्रकार की गलती है, नहीं। पत्रकार अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। जो सड़क पर हमारा कैमरामैन निकल रहा है, जो माइक लेकर के निकल रहा है, या जो रिपोर्टर निकल रहा है, या जो फोटोग्राफर निकल रहा है, वो तो जनता के मुद्दों को पूरी निष्पक्षता से बना करके ले जा रहा है। परंतु जब टेबल पर जा करके वो टेबल न्यूज़ बना दी जाती है और जनता के सरोकार के मुद्दों को हटा करके सरकार के खिलाफ वाले मुद्दों को दबा दिया जाता है, तो जनता का मुद्दा कैसे बनेगा? आज बताइए, पूरे देश में जनता कहाँ आंदोलित हो पा रही है? जनता कहाँ किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ी हो पा रही है? किसान आंदोलन में हमने देखा मैम कि कुछ मुख्य धारा की मीडिया के पत्रकारों को वहाँ आंदोलनकारी लोगों ने भगा दिया, उनके साथ बात नहीं की, उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। तो ये जो मीडिया के साथ हो रहा है, इसमें वो पत्रकार जो मौके पर गया या वो जो संस्थान जिसका वो व्यक्ति था, तो पब्लिक के नज़रिए में जो फर्क आया है, इसमें लोकतंत्र कैसे बचेगा? देखिए, पब्लिक को ये समझ आ चुका है, भारत जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय तो हमारे यहाँ शिक्षा के दर इतनी नहीं थी, लोग इतने शिक्षित नहीं थे। गिने चुने कुछ हमारे लीडर थे जो बाहर से पढ़कर आए थे, वकालत कर रहे थे या पत्रकारिता वाले थे, जो पूरे देश को अपनी बात कहते थे और वो बात पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच जाती थी। उस समय लोगों का विश्वास उन पर था। परंतु आज की स्थिति ऐसी है कि देश के नेता पर तो विश्वास खत्म हो ही चुका है लोगों का, चूँकि वो देख रहे हैं कि देश के जनता के हित के मुद्दों पर मुखिया देश का मौन है और वहाँ पर पत्रकारिता मौन है। इसलिए वो प्रायोजित जो समाचार है उसको देख करके आज जनता, देश की अशिक्षित जनता भी समझ चुकी है, शिक्षित जनता भी समझ चुकी है, किसान भी समझ चुके हैं, इवन बच्चे समझ चुके हैं। आप देखिए, अभी
12 साल की एक बच्ची गाना गा रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक 6 साल की बच्ची ट्विटर पर प्रधानमंत्री को सीधा मैसेज दे रही है। ये कहाँ से आप कह रही हैं कि वो मुख्य धारा की मीडिया है वो जन सरोकारी नहीं रहा है और पब्लिक को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का माध्यम सोशल मीडिया मिल गया। सोशल मीडिया मिल गया है इसलिए कि जब तक, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो देश में विपक्ष का जो वर्षन होता है वो छापना पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है, परंतु विपक्ष यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसको प्रिंट मीडिया में भी जगह नहीं मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं मिलती, सोशल मीडिया में चल रहा है। किसान आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैला हुआ है। कलकत्ता चुनाव में इसी किसान आंदोलन के लोगों ने अपनी अहम भागीदारी निभाई थी और वहाँ मुंह की खानी पड़ी। तो जब मुंह की खानी पड़ी तो अब सोशल मीडिया पर लगाम किया जा रहा है। तो जनता के ये समझ में आ चुका है कि मीडिया जो है हम जो कहेंगे उसको नहीं दिखाएगा और उसको सामने वाले को इरिटेट करके उसके मुंह से कोई गाली निकलवा करके उन चीज़ों को फिर दिन भर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके दिखाने का काम किया जाएगा। इसलिए यदि किसान आंदोलन के लोगों ने मीडिया को बिल्कुल भी हटा दिया है तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी का नतीजा है, जिसकी वजह से आज 6 महीने से अधिक समय तक, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, पूरी ठंड निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई, नौतपा निकल गया, परंतु वो लोग आज भी आंदोलनरत हैं। और वो जो आंदोलनरत हैं वो देश की आम जनता के लिए आंदोलनरत हैं, क्योंकि इन काले कानूनों की वजह से यदि कृषि का लागत मूल्य बढ़ गया, किसानों को नहीं मिला, तो जनता को वही चीज़ महंगे दामों में मिलेगी।